अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर हम आज की क्लास में डेफर्ड टैक्स विद लीजेस कर लेते हैं। ऑल्दो ये हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच में कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई जो इनकम टैक्स वाला है वो सिर्फ आपके रेंटल की पेमेंट को एज अ एक्सपेंस मानता है, तो ना वो राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट को मानता है, ना उसके ऊपर आने वाले देन डेप्रिसिएशन को मानता है, ना वो लीज लायबिलिटी को मानता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी लीज फाइनेंस लीज नहीं है। वो कहता है जो आपकी जेब से गया रेंटल वो मेरी नज़र में एक्सपेंस है, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ भी अलाउ नहीं करूँगा। तो आए एक ऑल टुगेदर एग्जाम्पल बनाते हैं। मैंने ये कहा कि सर अज्यूम करें कि आपने जो बीइंग अ लेसी एक एसेट फेयर वैल्यू जिसकी थी जो आपने लीज पे लिया है वो थी 5 लाख रुपए। सही जी, आपने कहा नो डाउन पेमेंट नथिंग, कुछ भी नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल बनाने के लिए इसी पे रेंटल निकाला गया होगा। किसने निकाला होगा? लेसर ने निकाला होगा। हमने कहा कि भाई इसमें इंटरेस्ट रेट है 10%, लीज टर्म है मेरे पास 4 साल, और रेंटल हम निकाल लेते हैं। सही जी, क्योंकि हमें गिवन नहीं है। अच्छा, अगर मैं रेंटल निकालूं तो रेंटल के लिए वही सर P इज इक्वल्स टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस I की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय I। तो हमने कहा कि सर मुझे तो रेंटल निकालना है, तो मैं पहले यहाँ पे रेंटल का फैक्टर निकाल लेता हूँ। अच्छा, रेंटल का फैक्टर ऐसे निकलेगा भाई 1 माइनस 1.1 की पावर -4, और हमने कहा कि सर अगर ये रेंटल इन एरियर है तो डिवाइड बाय 0.1, तो ये एक रेंटल फैक्टर आ गया। अच्छा, मैं क्या करूँगा, मेरी जो एसेट की फेयर वैल्यू है इसको इससे डिवाइड करा दूंगा, तो मैं बोलूँगा भाई ये आ गया मेरा रेंटल पर ईयर। अच्छा, यू नो द फैक्ट कि इसके अंदर सर आपका इंटरेस्ट का एलिमेंट भी और आपके प्रिंसिपल की रिकवरी भी है। तो हमने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पे ईयर लिखूँ 1 2 3 4, सही है जी, और मैंने कहा ईयर के बाद प्लीज़ बहुत फोकस होकर सुनना, मैं यहाँ पे P&L बैलेंस शीट दोनों को लिंक करूँगा। मैंने कहा ईयर के बाद आपको यहाँ पे मैं लिख दूँ ओपनिंग इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और क्लोजिंग। आपने कहा जो हमारे लेसी भाई हैं वो लेसी भाई क्या एंट्री बनाएंगे डे 1 पे? ROUA डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। वो कहता है कि भाई राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट उस अमाउंट से कैपिटलाइज होगा जो आपको आज पे करने हैं या फ्यूचर में, या जो पे कर दिए। तो आपने कहा मैंने तो कुछ भी पे नहीं किए, और इसी रेंटल की अगर प्रेजेंट वैल्यू लोगे तो वापस से यही आ जाएगा। तो आपने कहा राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि बेसिकली आपने कहा कि भाई वॉट एवर यू हैव टू पे इन फ्यूचर। कैपिटलाइजेशन आज हो रही है, तो आपने इसी रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू ले ली, तो बच्चों वो आ गई लीज लायबिलिटी और राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट डेबिट। क्लियरिटी है? अच्छा भाई, आपने कहा बेसिकली इस राइट को पाने के लिए आपने टोटल 5 लाख रुपए की आज की टर्म्स में पेमेंट करनी है, बस इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा जो रेंटल के जरिए पे होता जाएगा। हमने कहा ओपनिंग लीज लायबिलिटी ये आ गई, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट आ गया। आपने कहा इसमें से ये तो इंटरेस्ट की मद में पे होगा, तो बाकी प्रिंसिपल की मद में। आपने कहा ये आ गया, इसके ऊपर इंटरेस्ट ये आ गया। आपने कहा कि सर अगर मैं इस सेल को लॉक कर लूँ, तो आपने कहा कि भाई इसमें से इतना इंटरेस्ट चला गया तो बाकी प्रिंसिपल। फिर आपने कहा कि सर इसमें से इतना इंटरेस्ट चला गया तो बाकी प्रिंसिपल, और इसमें से इतना इंटरेस्ट चला गया तो बाकी प्रिंसिपल, और ये हो गया एंड में 0। अच्छा, आपको एक बात पता है कि सर हम यहाँ पर एक ईयर एंड के आखिर में एक एंट्री बनाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईयर 1 के एंड में एक एंट्री बनेगी, बल्कि 2 एंट्रियाँ बनेंगी। पहले तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, सही है जी, और ROUA क्रेडिट। कितने से भाई? दिस डिवाइडेड बाय 4। आपने कहा 1,25,000, क्योंकि यही राइट था ना आपका, हम यहाँ से लिंक लगा देते हैं, सही जगह से लगा देते हैं। बात वैसे इक्विवेलेंट थी इस केस में।
अच्छा भाई, फिर ईयर 1 के एंड पे आपकी एक और एंट्री बनेगी, एंड इन दिस एंट्री यू विल चार्ज इंटरेस्ट एक्सपेंस। सही है जी। आपने कहा कैश आपके पास से चला गया। अच्छा, हाउ मच कैश यू हैव गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेंटल, ये आपने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस ये 50,000 पहली चीज़, और दूसरा आ गया आपकी लीज। आपने कहा कि भाई इतने रेंटल में से इतने इंटरेस्ट के पैसे थे, तो बकाया किसके थे? प्रिंसिपल के, यानी 5 लाख रुपए के प्रिंसिपल में से आपने इतने सेटल किए। सर आपने पे तो ज़्यादा किए थे भाई, इसमें इंटरेस्ट भी था ना, रेंटल में इंटरेस्ट भी था, तो आपने इंटरेस्ट ड्यू किया, रिकॉर्ड किया, पे भी कर दिया, और पे करने के बाद जो बकाया पेमेंट थी वो प्रिंसिपल की थी, ये आ गई। खैर, अब समझने की बात यह है कि ये जो है आपके पास ये वाली अमाउंट, जिसको अब मैं आपको एरो के ज़रिए दिखा रहा हूँ, ये है आपकी बैलेंस शीट आइटम, यानी आपकी बैलेंस शीट आइटम टेक्निकली रिड्यूस हुई है लायबिलिटी। ऐसा ही है, बैलेंस शीट आइटम रिड्यूस हुआ है। अच्छा, फिर ये भी आपका बैलेंस शीट आइटम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं ये मेरी प्रिंसिपल रीपेमेंट है? हाँ जी, अगर मैं सीधी ज़बान में कहूँ तो सर ये मेरी क्या है? प्रिंसिपल रीपेमेंट है, और ये मेरा कैश है, बैलेंस शीट से चला गया। सर ये है असल गेम, ये है। सर आपने कहा दिस इज माय P&L आइटम, जिसने P&L को हिट किया है, ये आ गया जी। और सर आपने कहा ये भी एक P&L आइटम है जिसने P&L को हिट किया है, ये रहा। तो ऑल टुगेदर दो आइटम है जो आपके P&L में चार्ज हुए हैं। अब एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, तो अकाउंटिंग टोटल एक्सपेंस कितना था? सर आपने कहा एक तो आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस, और दूसरा आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जब भी आप किसी साल का P&L बनाएंगे, तो लेट से मैं कह रहा हूँ ईयर 1 का एंड है, ईयर 1 के एंड पे आप बना रहे हैं, सही जी। तो ईयर 1 के एंड के अंदर आपके पास ये 50,000 रुपये का इंटरेस्ट होगा, और 1,25,000 का डेप्रिसिएशन होगा। ये आपने टेक्निकली अपने P&L में 1,75,000 रुपये एज एक्सपेंस पार्क किए होंगे। टैक्स वाला बोलेगा बाबू इधर आ जाओ, रेंटल अलाउड एज डिडक्शन। हाँ जी, कितना है? सर आपने कहा रेंटल तो कांस्टेंट है, रेंटल तो कांस्टेंट है। अच्छा, अब बात सुकून से समझना। अब आपको टैक्स वाला कह रहा है कि भाई मेरी नज़र में जो डिडक्शन है वो 157,735 की है। वो कह रहा है कि मैं आपको डिडक्शन ज़्यादा नहीं दे रहा। वो क्या करेगा? ऐड बैक करवा देगा। वो क्या करेगा? ऐड बैक करवा देगा। कौन से साल में? ईयर 1 में। अच्छा, ऐड बैक करवा के वो आपकी डिडक्शन को रोक रहा है, तो इसको ऐड करवाने से टैक्सेबल इनकम हो गई ज़्यादा, टैक्स भी हो गया ज़्यादा, अकाउंटिंग का टैक्स कम। तो आप अपनी सेविंग क्लेम करने के लिए डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करेंगे, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स एसेट। तो हमने कहा ऐड बैक या लेस बाय टैक्स अथॉरिटीज़, सही है जी। इस पे हमने क्या बुक कर लिया? या तो डेफर्ड टैक्स इनकम या तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस या तो डेफर्ड टैक्स एसेट, सही है जी, या तो हमने कहा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि हमने ऑल टुगेदर। अच्छा देखो, टैक्स वाले ने ऐड बैक करवा दिया। सब बच्चों, जब टैक्स वाले ने, देखो सिंपल सी बात है, मैंने एक्सपेंस ज़्यादा माइनस किया भाई। टैक्स वाला बोलेगा बाबू शाबाश इसको ऐड बैक करो, मेरी नज़र में एक्सपेंस नहीं, आगे जाके क्लेम कर लेना भाई। डिडक्शन तो आज की मैं आज की क्लेम करूँगा एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैंने कहा कि भाई सीधी सी बात है, एक मेरी डिडक्शन बनती है वो मुझे क्लेम नहीं करने दे रहा। अच्छा, ग्रेजुअली आगे जाते जाते आपकी लायबिलिटी कम होगी तो इंटरेस्ट कम होता रहेगा, तो आगे जाके वो डिडक्शन ज़्यादा देगा, जबकि बनती इस साल की है। तो दिस इज टेक्निकली अ टेम्पररीली क्रिएटेड डिफरेंस। तो हमने कहा सर अगर मेरा टैक्स रेट 25% है, तो आपने कहा इसके ऊपर आपने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की, और अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स एसेट, ये हो गया पहला साल, सही है जी। हम कहते हैं सर आ जाएं दूसरे साल पे, हम कहते हैं आ जाएं सर दूसरे साल पे। आपने कहा दूसरे साल के ऊपर आपके पास इंटरेस्ट ये होगा, और सर आपका बाखुदा स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन विल बी सेम।
ये आ गया। अच्छा टैक्स वाला कहेगा भाई मैं फिर आपको सिर्फ रेंटल की डिडक्शन अलाउ करूँगा, अब ज़रा परखते हैं, फिर मेरा एक्सपेंस ज़्यादा है। टैक्स वाला बोलेगा भाई फिर मैं आपके इस एक्सपेंस को नहीं मानता, ऐड बैक करो। जब मैं ऐड बैक करूँगा इतना वापस से, तो इससे टैक्सेबल इनकम हो जाएगी ज़्यादा, टैक्स भी हो जाएगा ज़्यादा, अकाउंटिंग का टैक्स कम। तो यहाँ से वहाँ पे पहुँचने के लिए आपने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करनी होगी, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड एसेट फॉर द ईयर, क्योंकि मैं फॉर द ईयर करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस साल का एक्सपेंस है, इस साल सेविंग क्लेम करेंगे। तो हमने कहा फॉर द ईयर ये बुक किया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट था और एसेट बुक किया तो एज एड पे इतना आ गया, ये है एज एड। चाहिए जी, और एक्सपेंस इनकम से पता लगता है ये फॉर द ईयर है, तो हमने क्लैरिटी के लिए लिख दिया। खैर अब हम आ गए जानी ईयर 3 पे। ईयर 3 के ऊपर आपके पास इंटरेस्ट ये रहा, सही जी, आपने कहा डेप्रिसिएशन ये रहा। अच्छा भाई अब सूरत हाल क्या है? ओहो अब गेम हो गई, अब हमारा एक्सपेंस कम है। टैक्स वाला बोलेगा बाबू अब तुम डिडक्शन ले लो, क्योंकि मेरे हिसाब से डिडक्शन बनती है। मैं कहूँगा कि भाई मैं तो लीज की अकाउंटिंग कर रहा था, मुझे जितनी डिडक्शन क्लेम करनी थी मैं कर चुका हूँ, डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करिए। वो बोला भाई सही है, मैंने तुमसे पिछले सालों में टैक्स ज़्यादा लिया था, अभी आप इसको शराफत से माइनस करें, मैं आपको दे रहा हूँ डिडक्शन पर। मैं अगेन आपसे पूछता हूँ कि ये सेविंग इस साल की पिछले सालों की थी? पिछले सालों में क्लेम कर चुके हो। वो जो एसेट बुक किया था ना, आज वो रिवर्स करके एक्सपेंस बुक होगा। पर इफ़ वी टॉक अबाउट शॉर्टकट, तो शॉर्टकट ये है कि जैसे ही उसने लेस करवाया तो उसने कर दी टैक्सेबल इनकम कम, टैक्स भी कम, अकाउंटिंग का टैक्स ज़्यादा। तो यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए यू विल बुक डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एंड उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अल्टीमेटली वो एसेट को रिवर्स कर देगी। और दिस इज जस्ट ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। क्योंकि वो डिडक्शन जो पिछले सालों की थी वो आज दे रहा है, तो मैं तो क्लेम कर चुका हूँ ना, तो मैं उसको नल एंड वॉइड करने के लिए पिछले एसेट को रिवर्स करके एक्सपेंस बुक करूँगा, या एक्सपेंस बुक करके लायबिलिटी बुक कर लूँगा, एसेट खुद ही रिवर्स हो जाएगा, दैट्स इट। तो मैंने कहा सर आपने सर ये बैलेंस कम हो गया, भाई एसेट था, आपने फर्दर एक्सपेंस बुक किया तो एसेट एक्सपेंस की वजह से कम होकर इतना सा बच गया। बात क्लियर है? अगर आप टी अकाउंट बनाएंगे तो आपका ओपनिंग एसेट आ रहा होगा, एक्सपेंस इधर आएगा, क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी क्योंकि आपने बुक की होगी, और आपका एसेट कम होकर वहाँ रह जाएगा। क्लियर है? अच्छा भाई फिर हमने कहा इफ़ वी टॉक अबाउट ईयर 4, तो आपने कहा 14,340 का इंटरेस्ट रहा होगा, यह आ गया आपके पास टोटलिटी में। टैक्स वाला कहेगा भाई मैं तो ये मानता हूँ। अच्छा अब वापस से आपका एक्सपेंस कम है, टैक्स वाला बोलेगा भाई मेरे लिए एक्सपेंस ज़्यादा है और माइनस करो। तो टैक्स वाले ने मुझे आज डिडक्शन दे दी, पर वी नो द फैक्ट कि मैं लीज की अकाउंटिंग करते हुए ये पहले से ही बुक करता हुआ आ रहा था। तो जो मैंने अपनी सेविंग क्लेम करनी थी मैंने अकाउंटिंग में डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करके कर लिया, पर वो आज दे रहा है। जैसे करंट टैक्स कम हो गया है, तो मैं कह रहा हूँ होना ही नहीं चाहिए, मैं तो पहले ही क्लेम कर चुका हूँ सेविंग, तो मैं आज एसेट को रिवर्स करके एक्सपेंस बुक करूँगा। पर अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट द शॉर्टकट, जैसे ही उसने लेस करवाया टैक्सेबल इनकम कम हो गई, टैक्स भी कम हो गया, अकाउंटिंग का टैक्स ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर ये आप पहले करवा चुके हैं? जी बिल्कुल करवा चुके हैं सर, बट ये एक रिकैप था, अब मैं इसको बैलेंस शीट से मैच करूँगा। आई होप आपको ये बात क्लियर है। ये हो गया पूरा हिसाब किताब। बट अगेन इफ़ वी टॉक अबाउट बैलेंस शीट, तो आ जाए मैं आपको ईयर 2 के एंड पे लेके चलता हूँ, बहुत सुकून से समझना। अभी मैं कंक्लूड कर दूंगा। आपको ये बात पता है ना, जब मैं बैलेंस शीट अप्रोच यूज़ करता हूँ तो बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर मैं एजेड के बैलेंसेस लेता हूँ। तो एजेड के बैलेंसेस मेरी जान मेरे बच्चों में जब लूँगा तो मुझे जो डेफर्ड टैक्स मिलेगा वो फॉर द ईयर नहीं मिलेगा, या तो ओपनिंग मिलेगा या क्लोजिंग मिलेगा। इफ़ आई एम यूजिंग बैलेंसेस ऑफ ईयर 2 एंड, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि मुझे डेफर्ड टैक्स जो मिलेगा ईयर 2 तक के एंड का मिलेगा? आइए जी देखते हैं इसमें फंडा क्या है। हमने कहा कि अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट, अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट, सही है जी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2 एंड, सही है जी, मैं ईयर 2 की बात कर रहा हूँ। अच्छा अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट मेरे पास लीज के रिलेटेड दो चीज़ों की होगी, एक राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। अच्छा आप जरा बात समझेंगे, ईयर 2 का एंड है, क्या मैं कह सकता हूँ दिस डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, 2 साल ये एसेट डेप्रिशिएट हो चुका होगा, बचा कितना होगा 2.5 लाख। बात सुकून से समझिएगा। फिर मैंने कहा
इसकी टैक्स बेस। बहुत सुकून से जानिए, आप लोगों ने देखना है यहाँ पे फोकस, और आपने कंक्लूड भी करना है। मैं कह रहा हूँ उसकी टैक्स बेस 0 होगी, रीज़न सुनो। वो ये कह रहा है, टैक्स वाला ये कह रहा है कि भाई मैं किसी राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट को डे 1 पे ही नहीं मानता था। तो आपके लिए जो आज एक एसेट है, आपके लिए जो आज एक एसेट है, मेरी नज़र में वो कुछ भी नहीं है, मेरी नज़र में वो कुछ भी नहीं है। आप अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सुकून से समझिएगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज उसकी नज़र में जो ये लीज़ है वो फाइनेंस लीज़ है ही नहीं? आज मेरे बच्चों, जो उसकी नज़र में ये लीज़ है फाइनेंस लीज़ है नहीं, वो कह रहा है मैंने कभी आपके राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट को माने ही नहीं है। तो मेरी नज़र में तो हर लीज़ ऑपरेटिंग लीज़ है, तो आई डोंट कंसिडर दिस एसेट। अब इसको सोचने का तरीका है, यहाँ पे लिखता भी हूँ मैं। टैक्स अथॉरिटीज says that we do not consider any finance lease, we consider only operating lease। पहली चीज तो ये हो गई, सही है। Due to this fact we don't consider any right of use of asset। तो भाई सीधी सी बात है ना, वो कह रहा है कि भाई जब मेरे लिए हर लीज ऑपरेटिंग लीज है तो मेरे लिए कौन सा राइट, मेरे लिए कोई टैक्स बेस नहीं है इसकी, मेरे लिए सीधा सीधा रेंटल है। तो आप बात समझिएगा। अब वो इससे मैं एक चीज़ निकालना चाह रहा हूँ जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं, बहुत सुकून से बात समझना, क्या हम कह सकते हैं कि हम अपने डेप्रिसिएशन को ओवर द पीरियड, हम अपने डेप्रिसिएशन को ओवर द पीरियड स्प्रेड करके एक्सपेंस बुक कर रहे हैं? ये बहुत टेक्निकल बात है, इधर तुम लोगों ने पिक करनी है। क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि हम अपने डेप्रिसिएशन को ओवर द पीरियड स्प्रेड करके एक्सपेंस बुक कर रहे हैं? स्प्रेड करके डेप्रिसिएशन, स्प्रेड करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, सही जी। हमने ये लिखा ना भाई यहाँ पे, हम ओवर द पीरियड उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करके बुक कर रहे हैं, स्प्रेड करके। जबकि टैक्स वाला कहता है मेरी नज़र में वो वन टाइम एक्सपेंस है। तो क्या हम ये कह सकते हैं जहाँ जितना एसेट कम वहाँ उतना एक्सपेंस ज़्यादा? हमने वैसे भी देखा हुआ है, यहाँ पे अगर एसेट नहीं है तो टेक्निकली पूरा रेंटल ही एक्सपेंस है ना, और हम उसको अमोटाइज कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में अगर टैक्स बेस एसेट की 0 है, मीन्स वहाँ एक्सपेंस ज़्यादा है आज तक, एज कंपेयर टू राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, एज कंपेयर टू राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। तो वहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है। अच्छा, जब वहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है तो टैक्सेबल इनकम कम है विथ रिस्पेक्ट टू ROUA डेप्रिसिएशन। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू ROUA डेप्रिसिएशन। अच्छा, टैक्सेबल इनकम कम है तो टैक्स भी कम है, एंड अकाउंटिंग का टैक्स ड्यू टू दिस ज़्यादा है। तो वी मस्ट हैव बुक्ड डेफर्ड एक्सपेंस एंड अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देखो सिंपल रखते हैं ना, इसको सिंपल रखते हैं मुझे, क्योंकि लीज लायबिलिटी पे अभी खत्म नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुआ लीज लायबिलिटी पे, क्योंकि लीज के रिलेटेड कितनी चीज़ें आ रही है मेरी बैलेंस शीट में, 2, तो मैंने दोनों कैटर करना है। इफ आई एम कंसिडरिंग अ लीज, अगेन मैंने कहा भाई लीज के रिलेटेड आपके पास आपकी बैलेंस शीट में एक एसेट है, एक लायबिलिटी है। मैंने कहा लेट्स टॉक अबाउट एसेट फर्स्ट। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कितने सालों बाद, 2 सालों बाद कैरिंग अमाउंट ये होगी, सही है जी। अच्छा, मैंने कहा टैक्स बेस कितनी है, 0। टैक्स बेस 0 क्यों है? क्योंकि वो कहता है मैं किसी भी फाइनेंस लीज को नहीं मानता। तो जब मैं फाइनेंस लीज को नहीं मानता तो टेक्निकली मेरे लिए कोई एसेट ही नहीं है, तो आप क्यों अमोटाइज कर रहे हैं? मेरे लिए पूरा एक्सपेंस है। जब उसके लिए पूरा एक्सपेंस है तो आज तक राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट के पर्सपेक्टिव से सिर्फ कह रहा हूँ, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, वहाँ पे पूरा एक्सपेंस है। तो वहाँ की, प्लीज सुनिएगा, वहाँ की टैक्सेबल इनकम कम रही होगी ड्यू टू द ओवरऑल एक्सपेंस। टैक्सेबल इनकम कम रही होगी तो टैक्स भी कम रहा होगा, अकाउंटिंग का टैक्स ज़्यादा रहा होगा। तो यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए आपने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया होगा, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, बट योर स्टैंडर्ड ओनली सेज के राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक होती है। तो उसकी लॉजिक दे दी अगेन, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों बुक होगी, अगेन बता रहा हूँ। आपने कहा कि भाई जिस चीज़ को आप स्प्रेड कर रहे हैं ओवर द पीरियड, क्योंकि 4 सालों में स्प्रेड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं वन टाइम एक्सपेंस मान रहा हूँ,
तो मेरी जान, जब वो वन टाइम एक्सपेंस मान रहा है तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि वन टाइम एक्सपेंस ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ROUA। तो जब वन टाइम एक्सपेंस ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ जितना एसेट कम होता है वहाँ उतना एक्सपेंस ज़्यादा होता नहीं, तुमने PB में भी सीखा है, वहाँ तो एसेट ही नहीं है क्योंकि वो तो पूरा एक्सपेंस अलाउ कर रहा है। तो जैसे ही वो पूरा एक्सपेंस अलाउ कर रहा है तो टैक्सेबल इनकम कम है विद रिस्पेक्ट टू ROUA, टैक्स भी कम है, अकाउंटिंग का टैक्स ज़्यादा है, सही है जी। तो यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए आपने डेफर्ड एक्सपेंस उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की होगी। तो हमने कहा इसके बाद आपने अपने पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट, बहुत सुकून से समझना है, ये अभी कनेक्ट करना है, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये कनेक्ट करना है। मैंने कहा इसके ऊपर 25%। आओ लेट्स टॉक अबाउट लीज लायबिलिटी, क्योंकि डेफर्ड टैक्स तब खत्म होगा लीज पे जब इसको भी अकाउंट फॉर करूंगा। मैंने कहा लीज लायबिलिटी कितनी है, ये दूसरे साल के आखिर में। अच्छा, एग्जामिनर आपको हो सकता है कि करंट और नॉन करंट पोर्शन अलग दे, ये और ये दे दे, यानी मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ ये दे दे और ये दे दे, तो आपको इन दोनों को सम करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट नॉन करंट दोनों का सम आता है बैलेंस शीट में, याद रखिएगा। मतलब आपको ये जब टोटलिटी लायबिलिटी देखते हैं तो करंट और नॉन करंट दोनों का सम होगा ना, तो लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं इधर। अब इसका सोचते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं लीज लायबिलिटी के केस में, सही है, टैक्स अथॉरिटीज जब ROUA को ही नहीं मानती तो उसके अगेंस्ट में लीज लायबिलिटी को भी नहीं मानती। पहले तो ये हो गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी भी टैक्स बेस 0 है, यहाँ तक क्लैरिटी है। अच्छा, अब लीज लायबिलिटी में सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैंने तो वन टाइम एक्सपेंस अलाउ कर लिया ना, वो तो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट से आपने कंपेयर कर लिया। तो वो कह रहा है कि भाई जब लीज लायबिलिटी को मैं नहीं मानता तो लीज लायबिलिटी पे आज तक आने वाले इंटरेस्ट को भी मैं नहीं मानता। भाई वो कह रहा है, बात समझिएगा, पहले उसने क्या किया, बात सुकून से समझनी है, बहुत फोकस होकर समझनी है ताकि ये भेजे में फिक्स हो जाए। वो कह ये रहा है कि आज तक की जो अकाउंटिंग हुई भी, आज तक इसलिए कह रहा हूँ एज एड है, पहले ROUA को पिक किया। वो बोल रहा है कि भाई तुम एक चीज़ को स्प्रेड करो, मैं तो पूरा एक्सपेंस दे रहा हूँ, मैं तो पूरा एक्सपेंस दे रहा हूँ। तो जब मैं पूरा एक्सपेंस दे रहा हूँ तो आप राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट की मद में उसको स्प्रेड करे जा रहे हैं। तो यहाँ पे टैक्सेशन में एक्सपेंस ज़्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम थी, टैक्स भी कम था, अकाउंटिंग टैक्स ज़्यादा था, तो हमने डेफर्ड एक्सपेंस के अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की थी विद रिस्पेक्ट टू ROUA, क्योंकि वो कह रहा है मैं पूरा अलाउ कर रहा हूँ एज फार एज लीज लायबिलिटी इज कंसर्न, क्योंकि टेक्निकली इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एज फार एज लीज लायबिलिटी इज कंसर्न। वो कह रहा है मेरी नज़र में लीज लायबिलिटी की टैक्स बेस 0 है, क्योंकि मैं फाइनेंस लीज को मानता ही नहीं हूँ। तो जब मैं राइट ऑफ यूज तो वैसे डेबिट को ही नहीं मान रहा तो क्रेडिट को भी नहीं मान रहा, टैक्स बेस 0। अब वो कह रहा है लीज लायबिलिटी पे आज तक आने वाले इंटरेस्ट को भी मैं नहीं मानता, आज तक आने वाले इंटरेस्ट को भी नहीं मानता, क्योंकि मेरी नज़र में कोई फाइनेंस लीज नहीं है। तो जब वो आज तक आने वाले, आज तक इसलिए कह रहा हूँ एज एड है, तो वो आज तक आने वाले इंटरेस्ट एक्सपेंस को नहीं मानता, मीन्स इंटरेस्ट एक्सपेंस इन एज पर टैक्स अथॉरिटीज कुछ भी नहीं। इसकी वजह से टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है। अच्छा बात समझिएगा, आप यूँ सोचें ना, इंटरेस्ट का सोचते हैं, अभी ROUA को भूल जाऊँ, वो हो गया ना। अब लीज लायबिलिटी, मैं आपको कह रहा हूँ क्या वो लीज लायबिलिटी को मानता है? नहीं, उसकी टैक्स बेस 0। क्यों? फाइनेंस लीज को नहीं मानना, ना ROUA को ना लीज लायबिलिटी को। अब मैं वो कह रहा है, अब इसको PNL से लिंक करो। वो कह रहा है कि भाई जब मैं लीज लायबिलिटी को नहीं मान रहा तो मतलब उसके ऊपर आने वाले इंटरेस्ट को भी नहीं मान रहा, यानी एज फार एज लीज लायबिलिटी इज कंसर्न, एज फार एज लीज लायबिलिटी इज कंसर्न, वो इसके ऊपर आने वाले आज तक के इंटरेस्ट को नहीं मान रहा। तो जब वो इसके ऊपर आने वाले आज तक के इंटरेस्ट को नहीं मान रहा तो आज तक की टैक्सेबल इनकम ज़्यादा रही होगी, उसके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा रहा होगा, ऐसा ही है। अकाउंटिंग का टैक्स कम रहा होगा। तो एज फार एज लीज लायबिलिटी इज कंसर्न, तो लीज लायबिलिटी के ऊपर जो इंटरेस्ट है
तो हम कह रहे हैं भाई लीज लायबिलिटी को आप यहाँ पे अकाउंटिंग बेस में तो कंसिडर कर रहे हैं, टैक्स बेस में जीरो रखो, क्योंकि वो आज तक इंटरेस्ट एक्सपेंस को नहीं मान रहा। अब इसको यहाँ से कनेक्ट करो, जब आज तक वो इंटरेस्ट एक्सपेंस को नहीं मान रहा तो आज तक की टैक्सेबल इनकम विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा रही होगी, टैक्स भी ज़्यादा रहा होगा, अकाउंटिंग का टैक्स कम रहा होगा, और हम सेविंग क्लेम करने के लिए डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर रहे होंगे और डेफर्ड टैक्स एसेट एज फार एज लीज लायबिलिटी इज कंसर्न। तो ROUA को सोचने का तरीका अलग सिखा दिया, लीज लायबिलिटी को सोचने का तरीका अलग सिखा दिया, सो ये टैक्सेबल इनकम ज़्यादा रही होगी, रिजल्टिंग टैक्स भी ज़्यादा रहा होगा, एंड अकाउंटिंग टैक्स कम। सो इन order to claim saving on saving on interest expense, we would have recorded deferred tax income and against में deferred tax asset। तो ये मैंने आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट कर दिया है ताकि आप कभी भूलें नहीं, तो मैंने एक ये बना दिया फिनोमेना। अब खैर मुझे बताएं, क्या मैं कह सकता हूँ इस डिफरेंस के ऊपर आपके पास डेफर्ड टैक्स एसेट होगा, तो मैंने कहा पूरी लीज के ऊपर आप देखें आपके पास क्या बचता है, सर आपके पास बचता है डेफर्ड टैक्स एसेट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कि सर ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट क्या आपस में मैच करती है, एक ये और एक ये, सर डेफिनेटली मैच करती है, एजेड आ गया, बात क्लियर है। तो सर अगेन सर समरी क्या है, राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट को आप स्प्रेड कर रहे हैं, वो वन टाइम एक्सपेंस दे रहा है, तो वहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ROUA, वहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वहाँ की टैक्सेबल इनकम कम है, वो लेस करवाता रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ROUA, सिर्फ कह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ROUA सिर्फ कह रहा हूँ, तो टैक्सेबल इनकम कम रही होगी, टैक्स भी कम, क्योंकि उसने किसी इनकम को टैक्स होने से रोका होगा विद रिस्पेक्ट टू ROUA। अकाउंटिंग का ज़्यादा, तो आपने आज तक इस पर डेफर्ड एक्सपेंस और लायबिलिटी बुक की होगी, वो ये आ गई। फिर आपने कहा एज फार एज लीज लायबिलिटी इज कंसर्न, वो लीज लायबिलिटी को नहीं मानता तो इसके ऊपर आने वाले इंटरेस्ट को भी आज तक नहीं मानता, टैक्स बेस जीरो। हम खुद कह रहे हैं कि आज तक के इंटरेस्ट को नहीं मानता तो टैक्सेबल इनकम उसने क्या की होगी, भाई बात समझो ना मेरी, कि आज तक के इंटरेस्ट को नहीं मानता तो उसने ऐड बैक करा के टैक्सेबल इनकम ज़्यादा, टैक्स भी ज़्यादा, अकाउंटिंग का टैक्स कम, तो इन ऑर्डर टू क्लेम द सेविंग हमने क्या बुक की होगी, डेफर्ड टैक्स इनकम, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स एसेट। यानी आज तक ROUA पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट है, तो नेट क्या बुक हुआ हुआ सर, डेफर्ड टैक्स एसेट, ये रहा, ये आ गया। ऊपर भी तो इन दोनों का ही कंपैरिजन होता है ना, बट वो फॉर द ईयर होता है, ये क्या है, एजेड है, बात क्लियर है। अच्छा, तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि आप ये देखें कि आपके पास ROUA के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी, लीज लायबिलिटी के ऊपर डेफर्ड एसेट होगा, दोनों को नेट करके भी कर सकते हो, पर वो लॉजिक मैंने दे दी है। अब अगर मैं यहाँ पर मेरी जान मेरे बच्चों, मैं यहाँ पर ईयर 3 का एंड करूँ, सही जी, मैं यहाँ पे ईयर 3 का एंड करूँ, तो आप मुझे यहाँ बताएंगे कि सीन क्या है, अभी देख लेंगे और ये देखें ये एग्जैक्ट मैच होगा। मैंने कहा ROUA अगर उठाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं अभी सिर्फ 1 साल की कैरिंग अमाउंट बची होगी, सही है जी, और मैंने कहा लीज लायबिलिटी उठाऊं तो वो ये होगी, तीसरे साल का आखिर है ना, तो मैंने कहा सर इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट, तो देखिए मेरा एसेट कम हो गया। अच्छा, एसेट कम हो गया तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर आना चाहिए, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर आना चाहिए, कितना आ रहा है सर 1340। तो मुझे एक बात बताएं, अगर डेफर्ड एक्सपेंस है 1340, ये भी मैच करता है, ये रहा, ये आ गया। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट डेफर्ड टैक्स विद बैलेंस शीट अप्रोच इन लीजेस। तो बहुत सुकून से इसको कॉन्सेप्ट को समझें, एब्जॉर्ब करें, ग्रिप में लेकर आएँ। हम कल की क्लास में भरपूर पास पेपर्स करेंगे। जज़ाकल्लाह।